हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ वन पीस का नया चैप्टर 1163 के बारे में। और ये चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है पिछले चैप्टर की तरह, क्योंकि पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि इमू एक्चुअली में सेंट सैटर्न की बॉडी का कंट्रोल ले रहा है। और हमने ये भी देखा था कि कैसे काइडो अपना डेविल फ्रूट खाता है बिग मॉम से चुरा के, और उसके बाद वो कैसे टीम अप करता है जाके वाइट बियर्ड और रॉक्स के साथ, और वो सब तीनों मिलकर इमो से फाइट करने की तैयारी करते हैं। और वही चीज़ इस चैप्टर में और भी ज़्यादा क्रेजी हो रहे हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल हमारे 3 योंको थे उनके साथ, और ज़बैक, गार्प और रॉजर सब के सब मिलके एक्चुअली में अपने सबसे पावरफुल अटैक्स करते हैं इमो पे। इस पे ये वाला पैनल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और मैं उसके बारे में भी चैप्टर में ही बात करूंगा। लेकिन चैप्टर से पहले चैप्टर के कवर पेज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है यामाटो की कवर पेज स्टोरी ख़त्म हो चुकी है, तो ये वाला कवर पेज बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और यहाँ पे हम बस लूफी को देख रहे हैं, वो सिटी के ऊपर से जंप कर रहा है बहुत सारे बंदरों के साथ। लेकिन चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे इमो एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म हो चुका है अच्छे से, मतलब सेंट सैटर्न की बॉडी में। और यहाँ पे सारे के सारे मरीन्स कंफ्यूज है कि सेंट सैटर्न को यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि इमो एक्चुअली में सब पे अटैक करना शुरू कर देता है, मतलब वो मरीन्स पे भी अटैक कर रहा है, वो पायरेट्स पे भी अटैक कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब के सभी कंफ्यूज है कि इमो एक्चुअली में यहाँ पे किसके साइड में है। और वहाँ पे कोई बीच में से कहता भी है कि ये किसी के साइड में भी नहीं है, तो क्योंकि ये दोनों को ही अटैक कर रहा है अभी। और यहाँ पे हम गार्प को भी देखते हैं, जो कि एक्चुअली सेंट सैटर्न की तरफ जा रहा है उस पर अटैक करने के लिए ही। और यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा फनी सीन देखते हैं, जहाँ पे गार्प कहता है कि वो पहली बार किसी 5 एल्डर को देख रहा है, लेकिन जो वो सैटर्न को देख रहा है वो सैटर्न को देख के ही ऐसा कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये बास्टर्स ऐसे ही दिखते होंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी सारे मरीन्स को एक्चुअली में गार्प को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम एक कॉन्वर्सेशन देखते हैं इमो और रॉक्स के बीच में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉक्स एक्चुअली में इमो को पूछता है कि क्या वो उसे यहाँ पे मारने आया है कि नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इमो जब रॉक्स का नाम लेता है वो एक्चुअली में रॉक्स का नाम नहीं लेता, और यहाँ पे रॉक्स को डेवी जोन्स कह के बुला रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉक्स इमो को कहता है कि वो गलत बंदे से बात कर रहा है, और वो कहता है कि वो एक्चुअली में कभी डेवी जोन्स से मिला भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे रॉक्स ये भी कहता है कि वो यहाँ पे अभी अपना प्रॉमिस कंप्लीट करने वाला है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इमो एक्चुअल में कहता है कि उसी प्रॉमिस की वजह से यहाँ पे इमो को रॉक्स को इरेज करना पड़ेगा हिस्ट्री से। और ऑब्वियसली जो अभी प्रॉमिस की बात यहाँ पे रॉक्स कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली बाकी लोगों की तरह भी मुझे यही लगता है कि ये जो प्रॉमिस है वही था जब हमने देखा था कि पहली बार रॉक्स एक्चुअली में जाके इमो से मिला था फ्लावर हॉल में। और वहाँ पे वापस आने से पहले रॉक्स ने इमो को कहा था कि वो यहाँ पे वापस आएगा, ये भी शायद इमो को मारने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि मे बी जो प्रॉमिस यहाँ पे रॉक्स जिस प्रॉमिस की बात कर रहा हो, मे बी उसका प्रॉमिस ना हो, और एक्चुअली में वो डेवी जोन्स का या फिर डेवी क्लैन का प्रॉमिस हो। जो प्रॉमिस में भी डेवी जोन्स ने इमो को किया हो या फिर किसी और ने किया हो, और उस प्रॉमिस को कंप्लीट करने के बाद रॉक्स यहाँ पे कर रहा है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि इमो एक्चुअली में रॉक्स पे अटैक करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे वो रॉक्स को कह रहा है कि जो वर्ल्ड इमो यहाँ पे बनाना चाहता है वो वर्ल्ड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ पे रॉक्स उसे कहता है कि वर्ल्ड इमो का नहीं है। उसके बाद हम रॉक्स और इमो को देखते हैं कि वो लोग एक साथ बैटल करना शुरू कर चुके हैं। और उसके बाद हम मरीन्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पे एक्चुअली में एक तरह से कंफ्यूज है कि उन्हें किसे हेल्प करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम गार्प को देखते हैं, जो कि यहाँ पे आता है और कहता है कि ऑब्वियसली उसे उनकी हेल्प करनी चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं गार्प जाता है सैटर्न पे अटैक करने के लिए, और ऑब्वियसली हमें पता है कि वो इमो है, लेकिन गार्प को ये बात नहीं पता। और यहाँ पे गार्प एक्चुअली में सैटर्न को अटैक करने वाला है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे मरीन्स पे भी अटैक ही कर रहा है। लेकिन उसके बाद हम उस पैनल से कट हो जाते हैं और हम दूसरा एक पैनल देखते हैं। और इस पैनल पे हम देख रहे हैं कि जो कैप्टन जॉन है वो एक्चुअली अपने सबऑर्डिनेट्स को कह रहा है किसी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सबऑर्डिनेट्स है वो कैप्टन जॉन के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। मे बी ये एक्चुअली में रॉक स्पाइडर्स के ही पार्ट हों, मे बी रॉक स्पाइडर्स के पार्ट ना हो, ऐसा ही पॉसिबल है कि रॉक स्पाइडर्स के पार्ट हो, लेकिन ये बस कैप्टन जॉन की सुनते हो। और कैप्टन जॉन यहाँ पे उन सबको सब कुछ रेडी करने को कहता है। और यहाँ पे कैप्टन जॉन एक्चुअल में कहता है कि फेयरवेल रॉक स्पाइरट्स। तो यहाँ पे इधर ऐसा पॉसिबल है कि मे बी रॉक स्पाइरट्स को यहाँ पे कैप्टन जॉन बिट्रे करने वाला है, या फिर ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे कैप्टन जॉन एक्चुअल में क्रू को छोड़ ही रहा है नॉर्मली। लेकिन इसके बाद जो चीज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी मेटल है, जो गॉड वैली में जो भी मेटल है वो एक्चुअल में कैप्टन जॉन की तरफ खींचा जा रहा है। यहाँ पे हम ड्रैगन को भी देखते हैं, जो कि एक्चुअल में एक मरीन शिप की तरफ भाग रहा होता है शैंक्स को लेके। लेकिन जो गन उसके पीछे है वो भी एक्चुअल में पुल बैक होना शुरू हो जाती है, तो ड्रैगन भी पुल बैक हो जाता है। और यहाँ पे उस चीज़ का रीज़न ऑब्वियसली है, क्योंकि जो पिछला चैप्टर है उसे देखने के बाद सबको ही मतलब सभी थ्योरीज बना रहे थे, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने कैप्टन जॉन का जो मेटल हैंड देखा था उसकी वजह से।
इस चैप्टर में हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो भी कैप्टन जॉन का डेविल फ्रूट है वो एक्चुअल में वो डेविल फ्रूट है जो अभी किड के पास है, द जिकी नो मी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैप्टन जॉन अपने पावर्स का यूज़ कर रहा है ताकि जो भी सारे मेटल्स हैं और जो भी ट्रेजर्स हैं वो सारे के सारे उसकी तरफ खींचे आ जाएं, ताकि वो सारा का सारा ट्रेजर चुरा ले और यहाँ से भाग जाए। और मैं सच कहूँ तो ओडा का ये जो कॉन्सेप्ट है इसे ऐड करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था क्योंकि जो वन पीस के वर्ल्ड में जो वन पीस का ट्रेजर है उसके बाद अगर कोई ट्रेजर के बारे में लोग सोचते हैं वो कैप्टन जॉन का ट्रेजर, आई मीन बगी भी एक्चुअल में कैप्टन जॉन के ट्रेजर के पीछे था। और ऑब्वियसली ये बात है कि कैप्टन जॉन के पास इतना ज़्यादा ट्रेजर था क्योंकि उसके पास ये डेविल फ्रूट था जो किड का डेविल फ्रूट था, और इसकी वजह से वो सारे के सारे ट्रेजर को ईजिली कलेक्ट कर पाता था, इसीलिए उसके पास इतना ज़्यादा ट्रेजर भी था। मैं सच कहूँ तो मुझे लगता है कि ओडा को इसका थोड़ा थोड़ा ऐसा ट्रेट किड को भी देना चाहिए था, ट्रेजर कलेक्ट करने वाला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है ये सोचना कि कैप्टन जॉन ने जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेजर कलेक्ट किया था वो अपने डेविल फ्रूट की वजह से किया था। लेकिन यहाँ पे बस ये एक ही डेविल फ्रूट रिवील नहीं है जो यहाँ पे हमें दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गांजोई अपने बुगर से अटैक करता है कैप्टन जॉन में और वो एक्चुअली में फट जाता है, और इस अटैक का नाम है स्काई स्नेक रेड कैनन। और अगर तुम अभी तक ये बात नहीं समझे हो तो जो हमने मिस्टर 5 देखा था उसका डेविल फ्रूट एक्चुअली में गांजोई के पास था मिस्टर 5 से पहले, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो गांजोई ने शूट किया तो उसकी वजह से कैप्टन जॉन फट जाता है और उसे वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि गांजोई शिकी से बात करता है और यहाँ पे शिकी गांजोई से पूछता है कि उसने कैप्टन जॉन पे अटैक क्यों किया, और यहाँ पे गांजोई कहता है कि क्योंकि ऑब्वियसली कैप्टन जॉन जो ट्रेजर है वो एक्चुअली में चुराने वाला था और सबके साथ स्प्लिट नहीं करने वाला था। और उसके बाद हम एक और फनी पैनल भी देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी सारे मरीन्स है एक्चुअली में गार्प को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जाके सैटर्न से अटैक करने पे, लेकिन ऑब्वियसली वो गार्प है, वो लोग गार्प को नहीं रोक पाने वाले। लेकिन उसके बाद एक क्रेजी पैनल है, लेकिन उससे पहले मैं ड्रैगन के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि जो अटैक अभी कैप्टन जॉन ने किया था उसकी वजह से जो ड्रैगन अभी फ्लोट कर रहा था वो एक्चुअली में अभी नीचे पड़ा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्रैगन सोच रहा है कि उसे उस बेबी को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन जब वो अपने हाथों में देखता है तो यहाँ पे वो देखता है कि शैंक्स उसके हाथों में नहीं है और उसके हाथों में कोई ना कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। और उसके बाद हम शैंक्स को देखते हैं जो कि क्रॉल करके कहीं पे जा रहा है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक्चुअली में एक ट्रेजर चेस्ट को देखना है अपने सामने। और ऑब्वियसली तुम सबको पता है इसके बाद क्या होने वाला है। यहाँ पे ऑब्वियसली शैंक्स अपनी मर्जी से ट्रेजर चेस्ट के अंदर चला जाएगा और उसके बाद रॉजर पाइट्स को जब वो ट्रेजर वो लेके जाएंगे उसके अंदर उन्हें शैंक्स मिलेगा। और सच कहूँ तो ये देखने के बाद मुझे अभी ये डाउट है कि क्या शैंक्स को पता है कि उसे ड्रैगन ने बचाया था, क्या ड्रैगन को भी पता है कि उसने जिस बच्चे को बचाया था वो शैंक्स था, और क्या ड्रैगन को पता है कि जिस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था वो एक्चुअली में गार्लिंग का बेटा था और वो करेंटली वन ऑफ द 4 एम्परर्स है। और सच कहूँ तो मुझे लगता है कि ड्रैगन को पता होगा, क्योंकि ड्रैगन का जो कम्युनिकेशन है जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसे पता होगा इस बारे में। लेकिन मुझे लगता है जो करंट मूवमेंट है अभी गॉड वैली में ऑब्वियसली ड्रैगन को ये बात नहीं पता है, और यहाँ पे वो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने वाला है क्योंकि उसने उस बेबी को लूज़ कर दिया, इसे उसे बचाना था। लेकिन इसके बाद हम एक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी पैनल देखने वाले हैं, तो उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो काइडो एक्चुअली प्रिपेयर कर रहा है ईमू के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो बिग मॉम होती है वो भी यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि काइडो ने उसका डेविल फ्रूट चुरा लिया और वो एक्चुअली में काइडो पे अटैक भी करने वाली है यहाँ पे। और उसके बाद हम एक पैनल देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि काइडो, बिग मॉम, व्हाइट बियर्ड, रॉक्स, रॉजर और गार्प सब के सब मिलके ही अपने सबसे पावरफुल मूव से अटैक करते हैं ईमू के ऊपर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उस अटैक की वजह से ईमू को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पड़ा है और उस अटैक की वजह से ईमू के बीच में हम एक बहुत ही बड़ा होल भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो चीज़ एनफ नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि ईमू स्टार्ट कर चुका है रीजनरेट करना, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही बड़ा कॉन्करस हाकी का वेव छोड़ता है पूरे के पूरे गॉड वैली में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ईमू के कॉन्करस हाकी की वजह से जो गॉड वैली में जो भी ज़्यादा लोग थे, बहुत ही सारे लोग एक्चुअली बेहोश होना शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पे ये देख के तुम कह सकते हो कि जो कॉन्करस हाकी यहाँ पे ईमू ने छोड़ा है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है वो। लेकिन उसके अगले पैनल पे हम देखते हैं कि काइडो और बिग मॉम एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं और यहाँ पे काइडो कहता है कि वो डेविल फ्रूट को वापस से बाहर नहीं निकाल सकता, और यहाँ पे बिग मॉम काइडो को कहते हैं कि उसे पैसे देने पड़ेंगे। और हम साइड में देखते हैं कि गार्प और रॉजर भी फाइट कर रहे हैं कि किसके अटैक ने ईमू को सबसे ज़्यादा डैमेज किया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ईमू एक्चुअली में यहाँ पे ज़बेक से बात करता है और उसे कहता है कि वो किसी को देख सकता है जो कि फॉरेस्ट के थ्रू भाग के यहाँ से जा रहा है। और यहाँ पे ईमू कहता है कि एक नया डेवी क्लैन मेंबर, एक वुमेन और एक चाइल्ड
जो कि यहाँ से डेस्परेटली भाग रहे हैं सर्वाइव करने के लिए। और यहाँ पे ऑब्वियसली ईमू बात कर रहा है ज़बेक की वाइफ एरिस और उसके बेटे टीच के बारे में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ज़बेक है वो एक्चुअली में ईमू पे अटैक कर देता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो, और यहाँ पे वो ईमू को स्लैश भी कर देता है बहुत सारे पीसेस में। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ईमू को उस अटैक से कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ईमू यहाँ पे अपने हाथ जनरेट करता है। तब तुम कह सकते हो कि वो हाथ है लेकिन हाथ भी नहीं है, लेकिन उन दोनों चीज़ों से वो एक्चुअली में ज़बेक को यहाँ पे स्टैब कर देता है। और यहाँ पे ज़बेक को स्टैब करने के बाद ईमू यहाँ पे ज़बेक को कहता है कि वो यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला है। और यहाँ पे ईमू कहता है कि रॉक्स है वो जो अभी यहाँ पे सबको मारने वाला है और पूरे के पूरे डेवी क्लैन को एनाइलेट करने वाला है, और उसके बाद वो अपने बच्चे और अपने वाइफ को भी मारेगा। और ऑब्वियसली यहाँ पे रॉक्स कहता है कि वो ऐसा क्यों करेगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसा सब लोगों ने प्रेडिक्शंस किए थे, यहाँ पे हम देखते हैं कि ईमू डोमी रिवर्स ही यूज़ करता है रॉक्स पे। और चैप्टर के एंड पैनल में हम देखते हैं कि रॉक्स के टीथ ग्रो हो रहे हैं और एक्चुअल में वो डीमन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हम उसके साइड वाले पैनल पे ही देखते हैं कि जो रॉक्स की वाइफ एरिस है और टीच है वो टीच को लेके भाग रही है यहाँ से एक फॉरेस्ट के बीच में। और यहाँ पे इस चैप्टर के एंड में नरेटर कहता है कि क्या इंतज़ार कर रहा है रॉक्स और बाकी सब के लिए। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो सारे के सारे लोग थ्योरीज बना रहे थे कि रॉक्स के ऊपर ईमू डोमी रिवर्स ही यूज़ करेगा, वो सच हो चुका है। यहाँ पे रॉक्स के डीमन बनने के बाद बाकी सारे के सारे लोगों को रॉक्स को यहाँ से फाइट करना होगा। और अनफॉर्चुनेटली चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। पर फॉर्चुनेटली अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये जानने के लिए कि रॉक्स और बाकी सब के साथ यहाँ पे क्या होगा। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर था। और यहाँ पे जो पैनल था जो हमने देखा था कि बाकी सबके सब मिलके एक्चुअल में ईमू के ऊपर अटैक करते हैं, मेरे हिसाब से वन पीस में वो वन ऑफ द बेस्ट पैनल होगा जो मैंने देखा है। और जो एक और चीज़ है, मुझे जो लगा था कि गार्लिंग में भी अभी तक उड़ जाएगा और वो एक्चुअली में ईमू के साथ खड़ा होगा यहाँ पे फाइट करने के लिए, वो चीज़ अभी तक नहीं हुई है। तो मुझे नहीं पता कि जो गार्लिंग वाइट बियर्ड को जो स्कार्स उसने दिए थे वो कब देने वाला है, या फिर ऐसा पॉसिबल है कि वो मे बी गॉड वैली में हुआ ही नहीं हो या फिर किसी और जगह पे हुआ हो। तो यहाँ पे मैं किसी और होली नाइट को भी नहीं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे वो भी पॉसिबल है कि अगले चैप्टर में हम देखें कि बाकी सारे जो होली नाइट्स हो यहाँ पे ईमू के साथ जुड़ चुके हैं। तो क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर ईमू आ चुका है तो सारे के सारे होली नाइट्स को यहाँ पे होना चाहिए ईमू को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो पूरे की पूरी दुनिया को रिवील ना हो जाए। लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप थियोराइजिंग।